पायल रो रही थी, नेहा सहमी बैठी हुई थी और चीकू माँ माँ पुकार रहा था। रसोई खाली पड़ी थी और एक कागज पर सिर्फ ये लाइन लिखी थी, मुझे अब ये जिंदगी नहीं जीनी, मैं अपने हिस्से की दुनिया चुन रही हूँ। सुनीता 3 बच्चों को छोड़कर किसी और के साथ चली गई थी। रमेश जैसे पत्थर बन गया। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, सुनीता नहीं जा सकती, बच्चे हैं, ये सब कैसे होगा। रमेश अपनी पत्नी सुनीता और 3 बच्चों के साथ बेहद खुश था। 2 प्यारी बेटियां पायल और नेहा और सबसे छोटा बेटा चिकू रमेश की दुनिया थे। सुनीता पहले बहुत साथ निभाती थी, मगर वक्त के साथ न जाने क्या बदलाव आ गया। उसकी बातों में कड़वाहट आने लगी, नजरों में दूरी और दिल में बेरुखी। रमेश हर दिन मजदूरी करता, बच्चों के लिए कपड़े, किताबें, दूध सब जुटाता, मगर सुनीता अब तानों में जीने लगी थी। एक दिन सुबह जब रमेश काम से लौटा तो दरवाजा खुला था और घर सोना था। पायल रो रही थी, नेहा सहमी बैठी हुई थी और चीकू माँ माँ पुकार रहा था। रसोई खाली पड़ी थी। एक कागज पर सिर्फ एक लाइन, मुझे अब ये जिंदगी नहीं जीनी, मैं अपने हिस्से की जिंदगी चुन रही हूँ। सुनीता 3 बच्चों को छोड़कर किसी और के साथ चली गई। रमेश जैसे पत्थर बन गया। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, सुनीता नहीं जा सकती, बच्चे हैं, ये सब कैसे होगा। मगर सच सामने था। अब 3 मासूम बच्चों की उम्र 8, 6 और 2 साल थी। माँ की ममता के बिना बस बाप के कंधे पर थे। रमेश को यकीन नहीं हो पा रहा था कि सुनीता उसकी जीवन संगिनी, उसकी पत्नी, उसकी दुनिया ऐसे बीच मझधार में उसे छोड़कर चली जाएगी। जिस औरत के साथ उसने सुख दुख बांटा था, जिसके साथ उसने हर सपना बुना था, वो अचानक बिना कुछ कहे, बिना कुछ समझाए 3 मासूम बच्चों को छोड़कर किसी और के साथ चली गई। ये धोखा था। पर रमेश के लिए अब भी एक अधूरा सवाल। जब भी वो अपनी टूटी हुई चारपाई पर बैठता, दीवार को घूरते हुए यही सोचता, कहाँ कमी रह गई थी मुझ में, क्या मेरी मेहनत काफी नहीं थी, या तुम पहले से ही मुझे छोड़ना चाहती थी। उसका दिल चिल्ला चिल्ला कर रोना चाहता था, मगर आंसू तब तक रुक जाते थे जब उसकी बड़ी बेटी पायल उसके पास आकर कहती, पापा आप खाना खा लो ना। वो मुस्कुरा देता। वह मुस्कान सिर्फ एक मुखौटा होती थी। असल में रमेश अंदर से बिखर चुका था। उसके लिए सबसे मुश्किल वो पल होते थे जब वो शाम को मजदूरी करके थका हारा लौटता और दरवाजे खोलते ही आवाज नहीं आती, आप आ गए, चलिए मैं चाय बना देती हूँ। अब चूल्हा ठंडा होता था, बच्चे उदास। रमेश की सबसे बड़ी पीड़ा ये नहीं थी कि उसकी पत्नी चली गई, बल्कि ये थी कि उसके कंधों पर सिर रखकर वह अपनी थकान बांटता था, जिससे अपनी हार, अपने आंसू, अपना दर्द बांटता, वही अब नहीं थी। अब वो अपने आंसू सिर्फ तकिए में छुपाकर बहाता था। बच्चों के सामने वो मजबूत बनता था, हंसता था, कहानियां सुनाता था, लोरी गाता था। लेकिन जैसे ही बच्चे सो जाते, वो चुपचाप अंधेरे में बैठकर सुनीता की तस्वीर देखता और फूट फूट कर रोता। तू क्यों गई सुनीता, हमारे बच्चों को बिना माँ के कैसे बड़ा करूं, किससे कहूँ दिन भर की थकान की कहानी, अब किससे सुनाऊं दिल का दर्द। उसका दिल हर रोज मरता था, हर रात बिखरता था, पर हर सुबह वही मुखौटा पहनकर फिर खड़ा हो जाता, क्योंकि उसे पता था अगर मैं टूट गया तो ये 3 मासूम आंखें उम्मीद से भरी जिसकी किस ओर देखेंगी। रमेश ने उसी पल ठान लिया, अब मैं माँ भी बनूंगा, बाप भी बनूंगा और सबसे लड़ जाऊंगा। सुबह 4 बजे उठता, सबसे पहले चूल्हा जलाता, बच्चों के लिए दाल चावल रोटी बनाता, फिर जल्दी जल्दी नहाता, कपड़े पहनता और भूखे पेट मजदूरी पर निकल जाता। शाम को लौटकर फिर वही काम, घर के काम, बच्चों की देखभाल, उनकी पढ़ाई और कहानियां सुनाता। कई बार थक कर बैठ जाता, मगर जब चीकू उसकी गोद में सिर रखता तो वो थकावट हवा में हो जाती। गांव के लोग बातें बनाने लगते, बीबी क्यों गई, जरूर इसका कसूर होगा, 3 बच्चे संभाल लेगा क्या, और कोई औरत तो होगी जरूर। रमेश सब सुनता रहा, मगर कभी जवाब नहीं दिया। उसे सिर्फ एक बात का डर था, मेरे बच्चे को सिर्फ कभी कोई कमी महसूस न हो। पायल अब 13 साल की हो चुकी थी। उम्र कम थी, मगर हालात ने उसे वक्त से पहले बड़ा कर दिया था। जब बाकी लड़कियां गुड्डी गुड़ियों से खेलती, पायल हाथ में बेलन पकड़कर रोटियां बेलती थी। जब बाकी बच्चियां माँ से बाल गुथवाती, स्कूल जाती, तो पायल खुद ही अपने और नेहा चीकू के बाल बनाती थी। मगर आज की सुबह कुछ अलग थी। घर में एक बूढ़ी पड़ोसन आई थी। उसने चुपचाप कहा, तेरी माँ तो शहर में एक आदमी के साथ रह रही है, शादी कर ली है उसने, बच्चे की याद तक नहीं आती। पायल के कानों में जैसे गर्म तिल पड़ गया हो। उसने पूछा, क्या क्या आपने देखा है? हाँ बेटी, मैं झूठ क्यों बोलूंगी, वो तो अब किसी और की हो गई है। पायल चुप हो गई। उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले, शायद अब आंसू भी थक चुके थे। उस
उस दिन पायल ने कोने में बैठकर घंटों तक कुछ नहीं कहा। दोपहर में जब चीकू भूख से रो रहा था तब जाकर उठी और रोटी बनाने लगी। रोटियां बनाते वक्त उसकी आंखें लाल थी मगर चेहरा पत्थर सा। उसके भीतर अब ममता नहीं, सिर्फ सवाल जल रहे थे। कैसे कोई माँ अपने छोटे छोटे बच्चों को भूखे प्यासे छोड़कर चली जाती है? कैसे उसने पापा को इस हाल में अकेला छोड़ा, जो रोज हमारे लिए खून पसीना एक करता है? उसे याद आया वो दिन जब पापा देर रात तक लौटते थे और उसके फटे हाथों से खून बह रहा था, जब उसके पापा को चुपचाप आंसू पोंछते देखा था, जब चूल्हे में लकड़ी नहीं थी और पापा ने खुद भूखा रहकर बच्चों को खाना खिलाया था। पायल अब कुछ समझने लगी थी। उसे अब एहसास हो गया था कि माँ ने केवल ये घर नहीं छोड़ा, माँ ने माँ होना छोड़ दिया था। अब पायल को माँ की याद नहीं आती बल्कि उसका नाम सुनकर एक टीस उठती। एक दिन जब चीकू ने मासूमियत से पूछा, दीदी मम्मा हमें छोड़कर क्यों गई? पायल का चेहरा सख्त हो गया क्योंकि उसे हमसे प्यार नहीं था। वो बस अपने बारे में सोचती थी। अब अम्मा मत बोलो, हमारे लिए अब सिर्फ पापा ही सब कुछ है। नेहा सहम गई, लेकिन पायल अब कमजोर नहीं थी। उस रात जब पापा ने काम से लौटते वक्त थककर दरवाजे के पास बैठे ये सिर पकड़ लिया, पायल चुपचाप उनके पास आई और उनके पैर की धूल साफ करने लगी। अब बस करिए पापा, अब सब मैं संभालूंगी। रमेश ने सिर उठाकर देखा। उसकी बेटी बच्ची नहीं रही थी, उसकी आंखों में बस नमी नहीं थी, इरादा था। पापा अब मैं इस घर की माई हूँ, नेहा मेरी बेटी, चीकू मेरा बेटा और आप मेरे भगवान हो। रमेश की आंखों से आंसू बहने लगी। वो पायल को गले लगाकर रो पड़ा, बेटी तू ही मेरा सहारा है। अब पायल ने दिन का रूटीन बदल दिया। सुबह सबसे पहले बच्चों को तैयार करती, फिर रोटियां बनाती, पापा के कपड़े निकालती और उन्हें बाहर भेजती। अब घर में अनुशासन था, प्यार था, लेकिन साथ ही जिम्मेदारी थी। नेहा अब पढ़ाई में लगने लगी थी। चीकू खिलने से पहले होमवर्क करता और रमेश को थोड़ा चैन मिलने लगा था। रात को पायल सबसे बाद में सोती, सबके कपड़े धोकर चूल्हा साफ करके अगले दिन की यही योजना बनाकर। एक दिन गाँव की एक औरत ने ताना मार दिया, तेरी माँ तो शहर में ऐश कर रही है और तू क्यों अपना बचपन जला रही है? पायल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, उसे अपना फर्ज छोड़ दिया, मैं नहीं छोड़ सकती। कभी कभी बेटी को माँ बनना पड़ता है और मैं अपनी माँ की गलती को नहीं दोहराऊंगी। वक्त गुजरा, पायल ने धीरे धीरे रोटियां बनाना सीख ली। नेहा चीकू को संभालने लगी। अब रमेश को थोड़ी राहत मिली। वो दूर शहर में जाकर काम करने लगा। कभी ईंट धोता, कभी कढ़ाई करता, तो कभी खाना बनाने का काम करता। हर रविवार को बच्चों के लिए मिठाई लेकर आता और उनके सिर पर हाथ रखकर कहता, तुम्हारी माँ ने जो खालीपन छोड़ा है उसे मैं भर दूंगा, बस तुम कभी टूटना मत। एक रात रमेश ने अपनी बीवी के नाम पर एक खत लिखा, सुनीता तुम चली गई हो, बच्चों को तुम्हें शिकायत नहीं, क्योंकि उन्हें याद भी नहीं है कि तुमने उन्हें आखिरी बार कैसे देखा था, पर मैं अब भी वही हूँ, तुम्हारे बच्चों का बाप और अब माँ भी। उसने वो खत अलमारी में रख दी। माँ चली गई है, बाप ने कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। पायल अब 26 वर्ष की हो चुकी थी। उसके सिर पर अब सिर्फ पिता का नहीं बल्कि पूरे घर का साया था। बचपन से लेकर वही इस घर की माई, बहन, बेटी सब कुछ थी। रमेश भी यही सोचते थे कि पायल का घर बसाना जरूरी है, मगर मन के किसी कोने में डर था। पायल चली गई तो इस घर का क्या होगा? एक दिन एक अच्छा रिश्ता आया। लड़का अच्छा था, नौकरी करता था और सबसे बढ़कर पायल को सम्मान देने का वादा किया। रमेश ने पहले तो टाला, मगर पायल ने मुस्कुराकर कहा, पापा मैं हमेशा आपकी बेटी रहूंगी, लेकिन जिंदगी का अपना सफर भी तो तय करना है। घर में ये खबर जैसे आग की तरह फैल गई। पड़ोसी, रिश्तेदार सब बधाई देने लगे, लेकिन इस घर के भीतर एक अजीब सी चुप्पी पसर गई। नेहा चुपचाप बैठी रहती थी। उसकी आंखें अक्सर नम हो जाती। वो सोचती, दीदी चली जाएगी तो सुबह कौन जगाएगा, कौन डांट कर पढ़ाई करवाएगा, रात को बुखार हो जाए तो दवा कौन देगा। रमेश भी उदास हो जाते। पायल के बिना यह घर उन्हें अधूरा लगता। वो जानते थे कि एक दिन बेटी का विवाह होगा, लेकिन उनके लिए पायल बेटी से बढ़कर उनका जीवन रेखा थी। सबसे ज्यादा बदला हुआ चीकू था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी, आंखों में गहरी तलखी आ गई थी। जब किसी ने मुंह से मजाक में कहा, अब तेरी दीदी किसी और की हो जाएगी, तो चीकू ने गुस्से में कह दिया, दीदी मेरी है, कोई उन्हें ले नहीं जा सकता। असल में चीकू की नफरत उसकी माँ के लिए शुरू से हुई थी। जब वो छोटा सा था, उसकी माँ से घर छोड़ दिया था, तब उसके मन में ये सवाल चुभ रहा था, कैसे औरत अपने बच्चों को छोड़ सकती है। और अब पायल के विवाह की खबर ने उसे भीतर से डरा दिया था। उसे लगता था कि माँ चली गई, अब दीदी भी चली जाएगी। शायद औरतें कभी अपना घर नहीं छोड़ती, सिवाय तब जब उन्हें किसी और का घर ज्यादा प्यारा लगने लगे। इस सोच ने उसके दिल में लड़कियों के लिए कड़वाहट भर दी थी। वो कई बार कहता, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे किसी लड़की पर भरोसा नहीं है। पायल ने यह बदलाव महसूस किया। एक रात उसने चीकू को अपने पास बुलाया और पूछा, तुम मुझसे नाराज है? चीकू ने सिर झुका लिया, दीदी अगर आप भी चली जाएंगी तो इस घर में क्या बचेगा? मैं आपको खोना नहीं चाहता। पायल ने उसका चेहरा
हाथा थामा और कहा, भाई मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मेरा घर हमेशा यही रहेगा। मैं तुम्हारी माँ भी हूँ, बहन भी हूँ, और जब तक तुम मजबूत नहीं हो जाते मैं तुम्हारा सहारा भी हूँ। लेकिन पायल जानती थी कि ये आधा सच था। शादी के बाद उसका पूरा सच इस घर के लिए नहीं होगा, और यही बात उसके अंदर से तोड़ रही थी। जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आने लगी, घर में एक अजीब सा माहौल था। कहीं हंसी नहीं, बस तैयारियां के नाम पर चुपचाप काम होते थे। रमेश के चेहरे की मुस्कान भी अब बस औपचारिकता बन गई थी। नेहा अक्सर रोती थी और पायल उसे गले लगाकर समझाती थी, तू तो अब बड़ी हो गई है, अब घर तू ही संभालेगी। मगर नेहा का जवाब हमेशा एक ही था, दीदी आप जैसे कोई नहीं हो सकती। शादी एक दिन पहले चीकू देर रात तक पायल के कमरे में आया। उसकी आंखें लाल थी। दीदी अगर आप चली गई तो मैं किसी से बात नहीं करूंगा, किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। पायल ने उसे कसकर गले लगाया। उस पल उसकी आंखों में आंसू निकल पड़े। उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक बहन नहीं बल्कि एक माँ की जगह थी, और अब इस घर की धड़कन थी। उसी के साथ विदा होने वाली थी। शादी का दिन आया, बैंड बाजे की आवाज थी, मेहमान थे, हंसी खुशी गीत गाए जा रहे थे। लेकिन रमेश के घर के अंदर दिल रो रहे थे। विदाई के समय नेहा बेहोश हो गई। रमेश रोते हुए बोला, बेटी तेरा घर तो यही है, जाना तो सिर्फ रस्म है। चीकू दूर खड़ा था। उसने अपनी आंखें पोंछी, लेकिन पायल को जाते हुए देख नहीं पाया। उसके दिल में बस एक ही बात थी, पहले माँ गई अब दीदी। औरतें हमेशा साथ छोड़कर चली जाती हैं। उस रात जब बारात चली गई तो घर में सन्नाटा था। नेहा खिड़की पर बैठी, रमेश कुर्सी पर झुके थे और चीकू छत पर अकेला बैठा था। सबको लग रहा था कि इस घर की रूह चली गई है। पायल की शादी के बाद घर का माहौल जैसे बदल गया था। उसके पापा रमेश के दिल में जैसे कोई बड़ा टुकड़ा टूटकर गिर गया हो। चीकू और छोटी बहन सोनू की हालत भी कुछ ऐसी थी कि वो अपनी दीदी को जाते हुए देख नहीं पा रहे थे। विदाई के बाद घर की में एक अजीब सा सन्नाटा था। पायल जैसे इस घर की धड़कन थी, उसके बिना सब कुछ सूना सूना लगने लगा था। पहले जहाँ सुबह उसकी आवाज गूंजती थी, पापा चाय पी लीजिए, चीकू उठ, सोनू स्कूल का बैग ले लो, वहाँ अब बस दीवार पर घड़ी टिक टिक की सुनाई देती थी। रमेश तो जैसे किसी खामोशी दुनिया में चले गए। वो चुपचाप अपनी गाड़ी ठेला पर बैठते, मजदूरी करते और घर लौट आते। लेकिन अब वो पहले जैसे जोश वाले रमेश नहीं रहे। उम्र भी अपना असर दिखाने लगा था। कमर झुकने लगी थी, हाथों की पकड़ ढीली होने लगी थी और आंखों का चश्मा मोटा होता जा रहा था। धीरे धीरे समय ने सबको आगे बढ़ाना सिखा दिया। कुछ हफ्ते तक तो उनकी हालत वैसी ही थी, लेकिन पायल शादी के बाद भी अपने जड़ों से जुड़ी रही। वो हर कुछ दिनों में मायके आ जाती, कभी भाई के लिए पसंदीदा मिठाई लेकर, कभी पापा के लिए दवाएं, और कभी सिर्फ ये देखने के लिए कि मेरे बिना सब कुछ ठीक तो है। उसके आने से घर फिर से हंसने लगा था। पापा की आंखों में चमक आ जाती, नेहा उसकी गोद में चिपक जाती और चीकू तो बस घंटों से बातें करता। पायल की विदाई के बाद चीकू के अंदर में एक अलग तरह की आग जलने लगी थी। उसने ठान लिया था कि उसके पापा का सहारा बनना है। वो शहर चला गया और वहाँ नौकरी करने लगी। शुरुआत में बहुत मुश्किल आई, छोटा कमरा, कम सैलरी और हर महीने पैसे की तंगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पायल अक्सर फोन पर उसे कहती, भैया अपने ऊपर भरोसा रखो, एक दिन तुम्हारा नाम होगा। साल दर साल मेहनत रंग लाई। चीकू का प्रमोशन मिला, सैलरी बढ़ गई और अब वो अपने पापा और बहन की जरूरतें हर सामान भेजने लगा। पापा की बुजुर्ग अवस्था और घर की जिम्मेदारियां। रमेश अब उम्र के उस पड़ाव पर थे जहाँ शरीर साथ नहीं दे रहा था। पहले वो गाड़ी ठेला पर रोज काम करते थे, लेकिन अब वो ज्यादातर घर पर ही रहने लगे। वो बस कभी कभार पुराने ग्राहक से मिलने बाजार चले जाते। घर की जिम्मेदारियां नेहा ने अपने कंधों पर ले ली थी। वह सुबह जल्दी उठकर घर साफ करती, पापा के लिए नाश्ता बनाती और उनकी दवा पानी का ख्याल रखती। पायल अब अपने ससुराल में भी सबका दिल जीत चुकी थी। उसका पति और ससुराल वाले भी पायल के मायके के प्रति उतना ही सम्मान रखते। पायल हर महीने पापा को फोन करती, पापा दवाई खत्म तो नहीं हुई है, नेहा को किताबें दिला दी ना, आप समय पर खाना खा रहे हो ना। उसकी आवाज सुनकर रमेश का दिल भर जाता, लेकिन वो हमेशा हंसते हुए कहते, तेरे फोन से हम ठीक हो जाते हैं बेटी। अगर घर में गरीबी तो थी, लेकिन पहले जैसे बेबसी नहीं। पायल का प्यार, चीकू की मेहनत और नेहा की देखभाल ने मिलकर उस टूटी हुई नींव को फिर से खड़ा कर दिया था। रमेश अक्सर सोचते, शायद मेरी किस्मत ने मुझे पत्नी का साथ छीन लिया, लेकिन बच्चों के रूप में भगवान ने मुझे 3 फरिश्ते दे दिए। एक बार पायल अपने पति के साथ मायके आई। उस दिन घर जैसे फिर से रोशन हो गया। पायल ने पापा का हाथ पकड़कर कहा, पापा अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम तीनों हैं ना आपके लिए। रमेश की आंखों से आंसू बहने के लिए उन्होंने
आसमान की ओर देखा और मन ही मन में भगवान को धन्यवाद दिया। उसकी मेहनत और संघर्ष व्यर्थ नहीं गए। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि खून का रिश्ता सिर्फ जन्म से नहीं होता बल्कि निभाने से मजबूत होता है। माँ के बिना भी पायल, चीकू और नेहा ने अपनी पापा का सहारा बनकर ये साबित कर दिया कि मुश्किल वक्त में परिवार की असली ताकत होता है। जिंदगी में हालात चाहे जैसे भी हो, प्यार, जिम्मेदारी और एक दूसरे का साथ हर दर्द को कम कर देता है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही ये बताएं कि कहानी में सबसे अच्छा किरदार किसका था।